नमस्कार। आज हम उस दुनिया में झांक रहे हैं जहां हर साल लाखों युवा अपने सपनों को साकार करने के लिए उतरते हैं। हाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया। जी। ये सिर्फ इम्तिहान नहीं है, ये तो धैर्य, रणनीति और कभी-कभी तो क्या कहते हैं, फौलादी इरादों की असली परीक्षा है। बिल्कुल सही कहा। एक लंबी दौड़ है ये। और देखिए, हमारे सामने है सुरेश ठकरेली की लिखी एक गाइड, सफलता की सीढ़ी, प्रतियोगी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी मार्गदर्शिका। जी। नाम से ही जाहिर है, ये किताब सिर्फ क्या पढ़ना है तक ही नहीं रुकती, नहीं। बल्कि कैसे पढ़ना है, खुद को मोटिवेटेड कैसे रखना है और ये पूरी तैयारी की प्रक्रिया को साधना कैसे है, इस सब पर बात करती है। हाँ, ये इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो आज हमारा मिशन है इस गाइड के पन्नों से उन सबसे कारगर रणनीतियों, नुस्खों को निकालना जी। जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को, आप कह सकते हैं, एक दिशा दे सकें, उसे व्यवस्थित बना सकें। हाँ, एक ढांचा दे सकें। चलिए शुरू करते हैं। और पहली ही बात जो ये किताब कहती है वो थोड़ी चौंकाने वाली है। अच्छा। क्या? कि तैयारी असल में पहली किताब खोलने से भी पहले शुरू हो जाती है। हाँ, ये दिलचस्प है। कहाँ से? खुद को समझने से। किताब का पहला अध्याय कहता है, सबसे पहले करें अपना स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट। हाँ। ये सिर्फ बिजनेस वाला शब्द नहीं, तैयारी में भी उतना ही कारगर है। मतलब अपनी स्ट्रेंथ्स, ताकतें, वीकनेसेस, कमजोरियां, जी। अपॉर्चुनिटीज, अवसर, और थ्रेट्स यानी खतरे, इनको पहचानना। बिल्कुल। जैसे हो सकता है आपकी ताकत हो तेजी से सीखना, या शायद अनुशासन, हाँ। और कमजोरी शायद ये कि आप चीजें टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं, या कोई खास विषय आपको डराता हो। हाँ, बिल्कुल। और लेखक कहते हैं कि ये सिर्फ एक लिस्ट बनाने के लिए नहीं है। अच्छा। ये विश्लेषण आपकी रणनीति का आधार बनता है। आपकी ताकतें वो हैं जिनका आपको भरपूर इस्तेमाल करना है, कमजोरियों पर काम करना है। अवसर, जैसे कोई अच्छा ऑनलाइन कोर्स मिल गया, या कोई अच्छा मेंटर, उन्हें भुनाना है। हाँ। और खतरे, जैसे ध्यान भटकाने वाला सोशल मीडिया, या मान लीजिए परीक्षा पैटर्न में अचानक बदलाव आ गया, उनसे सावधान रहना है। ये बात तो सही है। और एक दिलचस्प बात किताब में ये भी है कि अवसर सिर्फ बाहरी नहीं होते। अच्छा। आपकी बदली हुई सोच या सीखने का कोई नया तरीका आपने खोज लिया, वो भी एक बड़ा अवसर हो सकता है। वाह, ये तो हुई खुद को समझने की बात। इसके बाद लेखक जोर देते हैं स्मार्ट लक्ष्य तय करने पर। जी, स्मार्ट गोल्स। ये एक्रोनिम तो काफी जाना पहचाना है। स्पेसिफिक यानी स्पष्ट, मेजरेबल मापने योग्य। हाँ, अचीवेबल जिसे हासिल किया जा सके, रेलेवेंट परीक्षा के लिए प्रासंगिक हो, और टाइम बाउंड मतलब समय सीमा के साथ। किताब में एक अच्छा उदाहरण भी है। सिर्फ ये कहना कि मैं पढ़ूंगा, ये काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत वेग है। बेहतर लक्ष्य है, जैसे मैं रोज सुबह 6 से 8 बजे तक 2 घंटे गणित के पिछले साल के प्रश्न हल करूंगा। ये स्मार्ट है। हाँ, बिल्कुल। इसमें सब कुछ है, क्या, कब, कितना, कैसे। और ये सिर्फ लक्ष्य तय करने का तरीका नहीं है, इसका एक मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। वो कैसे? देखिए, तैयारी की शुरुआत में जोश अक्सर बहुत ज्यादा होता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन उसे बनाए रखना असली चुनौती है। तो गाइड कुछ व्यवहारिक तरीके सुझाती है, जैसे एक विजन बोर्ड बनाना। विजन बोर्ड। हाँ, जहां आप अपनी मंजिल की तस्वीर लगा सके, वो वर्दी या वो पद जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होने पर खुद को शाबाशी देना या कोई छोटा सा इनाम देना। हाँ, ये जरूरी है। और सबसे जरूरी, अपनी प्रगति को ट्रैक करना, शायद किसी डायरी में या ऐप पर। इससे पता चलता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, जो मोटिवेशन बनाए रखता है। किताब ये भी चेतावनी देती है कि कुछ शुरुआती गलतियों से बचना चाहिए। जैसे बिना सिलेबस समझे ही पढ़ना शुरू कर देना, या इतनी सारी किताबें और मटेरियल जमा कर लेना कि समझ ही ना आए कि कहाँ से शुरू करें। हाँ, ये तो होता है अक्सर, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड जिसे कहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने खुद को समझा, स्मार्ट लक्ष्य तय कर लिए, अब अगला कदम क्या है? अगला कदम, किताब कहती है, अपने दुश्मन को पहचानो। दुश्मन मतलब परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को गहराई से समझो। अच्छा। लेखक इसकी तुलना करते हैं युद्ध के मैदान को समझने से या क्रिकेट की पिच को जानने से। हाँ, सही बात है। बिना इसे जाने पढ़ना वैसा ही जैसे अंधेरे में तीर चलाना। बिल्कुल। किस तरह के सवाल आएंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे मतलब एमसीक्यू, या डिस्क्रिप्टिव लिखने वाले, हाँ। या फिर कई चरणों वाली परीक्षा होगी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सब जानना बेहद जरूरी है। तो पैटर्न समझना क्यों इतना जरूरी है? मतलब ठीक है, सवाल पता चल गए, लेकिन इससे रणनीति कैसे बनती है? देखिए, पैटर्न समझने से कई चीजें तय होती हैं।
पहली और सबसे महत्वपूर्ण, टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन। हाँ, गाइड में एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का उदाहरण है 60 मिनट में 100 सवाल, ओह, यानी हर सवाल के लिए करीब 36 सेकंड। बस। हाँ, तो अगर आपको पैटर्न पता होगा तभी तो आप स्पीड पर काम करेंगे ना। सही है। दूसरी बात, प्राथमिकता तय करना। पिछले सालों के पेपर देखकर पता चलता है कि किस विषय या टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं, तो आप उन पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। फोकस एरिया पता चलता है। बिल्कुल। तीसरी बात, रणनीति बनाना। कौन सा सेक्शन पहले हल करें, नेगेटिव मार्किंग है तो कितने सवाल अटेम्प्ट करना ठीक रहेगा, ये सब पैटर्न समझने के बाद ही तय होता है। अच्छा। और चौथा, जब आपको पता होता है कि परीक्षा कैसे दिखेगी तो घबराहट कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अनजानापन का डर कम हो जाता है। बिल्कुल। और सिलेबस तो आपकी लक्ष्मण रेखा है। सही है। आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करें और पिछले प्रश्न पत्रों से मिलाएं, ताकि पता चले क्या पढ़ना है और कितना गहरा पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस और पैटर्न समझ लिया। अब असली चुनौती, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? आजकल तो इतनी सामग्री है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ गाइड का एक बड़ा सीधा सा मंत्र है, कम मगर उत्कृष्ट। कम मगर उत्कृष्ट मतलब 10 किताबें सतही तौर पर पढ़ने से कहीं अच्छा है कि आप 2 अच्छी मानक किताबें गहराई से पढ़ें। अच्छा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बिल्कुल। प्राथमिक स्रोतों में लेखक एनसीईआरटी की किताबों पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, वो तो बेस मानी जाती हैं, खासकर यूपीएससी या राज्य पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए। जी। साथ ही हर विषय की कुछ मानक किताबें होती हैं, जैसे इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम या राजनीति के लिए लक्ष्मीकांत। हाँ, ये नाम तो सुने हैं। और कुछ भरोसेमंद गाइड बुक्स भी होती हैं, जैसे अरिहंत या ल्यूसेंट की। ठीक है, ये तो हो गई किताबों की बात। ऑनलाइन स्रोतों का क्या? आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है। सबसे पहले तो परीक्षा लेने वाली संस्था की आधिकारिक वेबसाइट, सारी जानकारी वहीं से लेनी चाहिए। ओके। फिर कुछ विश्वसनीय एजुटेक प्लेटफॉर्म्स भी हैं। करंट अफेयर्स के लिए PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये सरकारी सूचनाओं का प्रामाणिक स्रोत है। अच्छा, PIB। हाँ, इसे देखना चाहिए। अच्छे अखबार जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या किसी प्रतिष्ठित हिंदी अखबार का राष्ट्रीय संस्करण। जी। और मानक पत्रिकाएं, योजना, कुरुक्षेत्र, प्रतियोगिता दर्पण जैसी। ठीक है, लेकिन यहाँ एक जाल भी तो है, इतनी सारी जानकारी में खो जाने का डर। बिल्कुल। इसीलिए गाइड एक बहुत जरूरी बात रेखांकित करती है कि क्या नहीं पढ़ना है। हाँ, ये जानना भी जरूरी है। इंटरनेट पर बिखरे असत्यापित नोट्स, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हुए अनजाने PDFs, इनसे बचना जरूरी है। सही बात। लेखक के अनुसार सबसे अच्छे नोट्स वो होते हैं जो आपने खुद अपनी समझ से अपनी भाषा में बनाए हों। ये बात तो सही है कि सामग्री कम और सटीक हो, लेकिन उस सटीक सामग्री को पढ़ने के लिए समय कैसे निकालें? यहीं पे टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। गाइड कहती है कि एक असरदार टाइम टेबल आपकी तैयारी की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी? हाँ। ये सिर्फ अनुशासन नहीं लाता, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि हर विषय को बराबर समय मिले और सबसे जरूरी, रिवीजन के लिए वक्त बचे। रिवीजन, हाँ, वो अक्सर छूट जाता है। जी। टाइम टेबल बनाते वक्त लेखक एक दिलचस्प बात कहते हैं, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को समझें। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब आप सुबह ज्यादा एक्टिव और फ्रेश महसूस करते हैं या रात में? अच्छा, मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउल? हाँ, उसी हिसाब से मुश्किल विषय या याद करने वाले टॉपिक उस समय रखें जब आपका दिमाग सबसे तेज चलता है। ये तो अच्छी टिप है। और हाँ, टाइम टेबल यथार्थवादी हो, ऐसा ना हो जिसे 2 दिन भी फॉलो ना किया जा सके। हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाँ, और टाइम टेबल पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब थोड़ा लचीलापन जरूरी है। अच्छा। गाइड 2 लोकप्रिय तकनीकों का जिक्र करती है। एक है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग। आप दिन के घंटों को अलग अलग कामों या विषयों के लिए ब्लॉक कर देते हैं, जैसे सुबह 9 से 11 बजे तक गणित, फिर 11:30 से 1:30 बजे तक सामान्य अध्ययन, इस तरह। ओके। दूसरी है पोमोडोरो तकनीक। हाँ, ये सुना है मैंने, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। बिल्कुल। 25 मिनट पूरी एकाग्रता से पढ़ाई, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे 4 पोमोडोरो के बाद एक लंबा ब्रेक। ये फोकस बनाए रखने में मदद करती है। और जैसा आपने कहा, रिवीजन को टाइम टेबल में जगह देना बेहद जरूरी है। हाँ। इसके लिए लेखक स्पेस्ड रेपिटेशन का सिद्धांत सुझाते हैं। स्पेस्ड रेपिटेशन मतलब अंतराल देकर दोहराना। हाँ, जैसे कोई टॉपिक पढ़ने के 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद और फिर 15 दिन या 1 महीने बाद दोहराना। इससे जानकारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। अच्छा, ये वैज्ञानिक तरीका है याद रखने का। जी।
ये तो हुई समय की बात। जी पर क्या हर विषय को एक ही तरह से पढ़ा जा सकता है? गणित और इतिहास को एक ही तरीके से पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। गाइड कहती है कि हर विषय की अपनी रणनीति होनी चाहिए। हाँ। जैसे गणित और रीजनिंग, हम्म। यहाँ कॉन्सेप्ट समझने के बाद सारा खेल प्रैक्टिस का है। हाँ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ही स्पीड और उतनी ही सटीकता। अच्छा। गाइड इसे कहती हैं कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, स्पीड, एक्यूरेसी का फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, स्पीड, एक्यूरेसी। सही। वहीं सामान्य ज्ञान, खासकर करंट अफेयर्स, हाँ, उसमें तो रोज नया आता है। बिल्कुल, तो उसके लिए नियमित रिवीजन ही कुंजी है। यहाँ माइंड मैप्स या फ्लैश कार्ड्स जैसे तरीके जानकारी को जोड़ने और याद रखने में मदद कर सकते हैं। माइंड मैप्स, हाँ, वो विजुअल होते हैं। जी, भाषा के विषयों में जैसे अंग्रेजी या हिंदी, शब्दावली यानी वोकैब्युलरी मजबूत करना, व्याकरण के नियम समझना और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अभ्यास करना जरूरी है। विज्ञान के लिए एनसीईआरटी तो आधार है ही, लेकिन साथ ही कॉन्सेप्ट्स को उदाहरणों से समझना और उनकी एप्लीकेशन जानना महत्वपूर्ण है। मतलब हर विषय के लिए एक कस्टमाइज्ड अप्रोच चाहिए, वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। और इन अलग-अलग विषयों को पढ़ते हुए नोट्स बनाना कितना जरूरी है। अक्सर छात्र सोचते हैं कि किताब में तो सब लिखा ही है, फिर नोट्स क्यों बनाने? नोट्स बनाना, मैं कहूंगी कि ये बेहद जरूरी है, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहां सिलेबस बहुत बड़ा होता है। हाँ, ये तो है। आप सोचिए, परीक्षा से ठीक पहले आप पूरी किताब या सारा मटेरियल दोबारा पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स आपके समझ का निचोड़ होते हैं, संक्षिप्त, स्पष्ट और सबसे जरूरी आपकी अपनी भाषा में। अपनी भाषा में, हाँ, ये महत्वपूर्ण है। गाइड नोट्स के कई प्रकार बताती है। पारंपरिक तरीके से लिखना, टेबल या चार्ट बनाना, माइंड मैप्स। अच्छा। हाँ, सवाल जवाब फॉर्मेट में नोट्स, डिजिटल नोट्स जैसे एवरनोट या वन नोट पर, फ्लो चार्ट्स या सिर्फ कीवर्ड्स लिखना। इतने सारे तरीके। जी, और एक दिलचस्प बात यह है कि कई स्टडीज कहती हैं कि हाथ से लिखे नोट्स याद रखने में ज्यादा मददगार हो सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि लिखने की प्रक्रिया में हमारा दिमाग ज्यादा सक्रिय रहता है, वो जानकारी को प्रोसेस कर रहा होता है। अच्छा। वहीं डिजिटल नोट्स को अपडेट करना, खोजना और कहीं से भी एक्सेस करना आसान होता है, तो शायद मिला जुला तरीका अपनाना अच्छा है। हाँ, शायद। लेखक का मुख्य जोर इस बात पर है कि नोट्स रिवीजन फ्रेंडली हो। रिवीजन फ्रेंडली मतलब इतने साफ, संक्षिप्त और व्यवस्थित कि आप कम समय में पूरा टॉपिक दोहरा सकें। इसमें आप रंगों का, डायग्राम्स का या हाइलाइटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं विजुअल अपील के लिए। ठीक है, तो हमने योजना बनाई, सामग्री चुनी, समय बांटा, पढ़ा और नोट्स भी बना लिए। अब आता है असली परीक्षा से पहले खुद को परखने का दौर, यानी अभ्यास और रिवीजन। जी बिल्कुल। गाइड का अध्याय 7 रिवीजन प्लानिंग पर है। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम पढ़ी हुई चीजें भूलते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसे एबिंगहाउस फॉरगेटिंग कर्व भी कहते हैं। अच्छा। तो अगर हम रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ा हुआ भूल जाएगा, जैसा हमने पहले बात की स्पेस रेपिटेशन। हाँ, वो 1 3 7 15 दिन वाला नियम। जी, वो यहाँ बहुत काम आता है। एक और तकनीक जिस पे गाइड जोर देती है वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल, ये क्या है? एक्टिव रिकॉल सिर्फ दोबारा पढ़ना या नोट्स पलटना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है किताब बंद करके खुद से सवाल पूछना, मैंने अभी क्या पढ़ा, इसके मुख्य बिंदु क्या थे। ये दिमाग को जानकारी को सक्रिय रूप से ढूंढने पर मजबूर करता है। मतलब दिमाग पर जोर डालना। बिल्कुल, जिससे वो याददाश्त में ज्यादा गहराई से बैठती है। ये पैसेज रीडिंग से कहीं ज्यादा प्रभावी है। ये तो बहुत अच्छी तकनीक है। इसके बाद आता है मॉक टेस्ट। अध्याय 8 इसी पर है। ये असली परीक्षा का ड्रेस रिहर्सल है। हाँ, प्रैक्टिस मैच की तरह। बिल्कुल, ये सिर्फ ये नहीं बताते कि आपको कितना आता है, बल्कि ये भी सिखाते हैं कि समय कैसे मैनेज करना है, कौन सी सेक्शन आपकी ताकत है और कौन सी कमजोरी। हाँ। और आपकी स्पीड और एक्यूरेसी का संतुलन कैसा है, मतलब आप तेजी से करते हैं पर गलतियां ज्यादा होती हैं या धीरे करते हैं पर सही करते हैं। ये जानना जरूरी है। लेकिन अक्सर छात्र मॉक टेस्ट देते तो हैं, स्कोर देखते हैं और फिर अगले टेस्ट में लग जाते हैं। क्या ये काफी है? बिल्कुल नहीं। गाइड कहती है मॉक टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है उसका विश्लेषण करना। विश्लेषण? हाँ, एनालिसिस। हाँ। स्कोर देखना तो बस पहला कदम है। असली सुधार गलतियों के विश्लेषण से आता है। कैसे करें ये विश्लेषण? हर गलत सवाल को देखिए, गलती क्यों हुई, क्या कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था
या सवाल समझने में गलती हुई, जिसे सिली मिस्टेक कहते हैं, हाँ, वो तो बहुत होती हैं। या फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई, या सवाल आता था पर समय कम पड़ गया। जब आप अपनी गलतियों का पैटर्न समझेंगे, तभी आप अपनी रणनीति को सुधार पाएंगे। ये मॉक टेस्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये तो बहुत जरूरी बात है। अच्छा, एक और दिलचस्प चीज है इसमें, स्मार्ट गेसिंग अध्याय 9। क्या इसका मतलब तुक्के मारना है? नहीं, स्मार्ट गेसिंग तुक्का नहीं है, ये लॉजिकल अनुमान लगाना है। लॉजिकल अनुमान? हाँ, खासकर उन परीक्षाओं में जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है या कम है। सबसे आम तकनीक है ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन मतलब गलत विकल्पों को हटाना। बिल्कुल, जो विकल्प आपको निश्चित रूप से गलत लग रहे हैं उन्हें रटा दीजिए। इससे सही उत्तर तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। लेकिन गाइड ये भी साफ करती है कि अगर नेगेटिव मार्किंग ज्यादा है तो अंदाजा लगाने से बचना चाहिए या बहुत सोच समझकर ही करना चाहिए। ये एक स्किल है जिसे मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस किया जा सकता है। ठीक है, तो हमने रणनीति, पढ़ाई, अभ्यास, रिवीजन, मॉक टेस्ट, यहाँ तक कि स्मार्ट गेसिंग की भी बात कर ली। लेकिन इस पूरी लंबी और अक्सर थका देने वाली यात्रा में एक चीज़ है जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हाँ, मानसिक स्वास्थ्य और मोटिवेशन। अध्याय 10 इसी पर है। जी, ये तैयारी महीनों, कभी-कभी सालों चलती है। तनाव, सेल्फ डाउट, बोरियत, असफलता का डर, ये सब बहुत स्वाभाविक है ना? बिल्कुल स्वाभाविक है, और गाइड का इस पर काफी जोर देती है। लेखक कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही जरूरी है जितना सिलेबस पूरा करना। हाँ। इससे निपटने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। पहला, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। रोज थोड़ा व्यायाम, 7-8 घंटे की नींद और संतुलित भोजन, ये बेस है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। बिल्कुल। दूसरा, दिमागी शांति के लिए शायद थोड़ी देर मेडिटेशन या गहरी सांस लेने का अभ्यास। ओके। तीसरा, स्क्रीन टाइम, खासकर सोशल मीडिया को सीमित करना। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। हाँ, ये तो है। चौथा, खुद से सकारात्मक बातें करना, जिसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक कहते हैं। अपनी छोटी सफलताओं को स्वीकारना, खुद को कोसना नहीं। बी काइंड टू योरसेल्फ। एग्जैक्टली। और पांचवा, एक सपोर्ट सिस्टम होना, परिवार, दोस्त या कोई मेंटर जिनसे आप अपने डर, अपनी चिंताएं साझा कर सकें। हाँ, बात करना जरूरी है। बहुत जरूरी है। गाइड ये भी कहती है कि अगर कभी असफलता मिले तो उसे अंत न माने। सही। बल्कि उसे सीखने का एक मौका समझें। देखें कि कहाँ कमी रह गई। ये मानसिकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जब परीक्षा बिल्कुल नजदीक आ जाती है, उन आखिरी कुछ दिनों, अध्याय 11 के लिए क्या सलाह है? क्या और तेजी से पढ़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिरी दिनों में गाइड का स्पष्ट सुझाव है, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश न करें। अच्छा, नया नहीं पढ़ना है? नहीं, अब सिर्फ रिवीजन का समय है। खासकर अपने हाथ से बनाए नोट्स, महत्वपूर्ण फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन। ओके। अपनी नींद पूरी करें, हल्का खाना खाएं, परीक्षा के दिन के लिए एक चेकलिस्ट बनाएं। चेकलिस्ट? जैसे एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, पेन, पानी की बोतल, जो भी जरूरी चीजें हैं सब एक रात पहले तैयार रखें ताकि सुबह कोई हड़बड़ी ना हो। हाँ, लास्ट मिनट पैनिक से बचना है। बिल्कुल। और अंत में परीक्षा हॉल का व्यवहार। अध्याय 12। हाँ, वो भी मायने रखता है। बहुत। समय पर पहुंचे, निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, पेपर हल करते वक्त समय का ध्यान रखें और सबसे जरूरी, शांत रहे। शांत रहें। हाँ। आपने जो तैयारी की है उस पर भरोसा रखें। तो सुरेश ठकरेले की सफलता की सीढ़ी का अगर हम सार देखें, निचोड़ देखें, तो ये पता चलता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाब होना सिर्फ घंटों तक रट्टा मारने का नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी कला है, एक विज्ञान है जिसमें सही दिशा, स्मार्ट योजना, लगातार मेहनत, सोच समझकर किया गया अभ्यास जी। और इन सबसे ऊपर एक मजबूत और सकारात्मक सोच का सही मिश्रण चाहिए। ये गाइड वाकई एक नक्शे की तरह काम करती है सफर में। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली है जो इस गाइड से निकल कर आती है, इस पूरी तैयारी की जंग में आपका सबसे बड़ा मुकाबला शायद किसी और छात्र से नहीं है। तो फिर किससे है? खुद से है। खुद के आलस से, टालमटोल की आदत से और मन में उठने वाले संदेहों से है। हाँ, ये गहरी बात है। जैसा कि लेखक ने मानसिक स्वास्थ्य पर इतना जोर दिया है, शायद इन अंदरूनी बाधाओं पर जीत हासिल करना ही पहली और सबसे अहम जीत है। वाह, क्या बात कही।
उम्मीद है कि इस गाइड से निकली ये नुस्खे और रणनीतियां तैयारी की राह पर आगे बढ़ने में सभी के लिए मददगार होंगी। जी, उम्मीद तो यही है। अब सोचने वाली बात यह है, अपनी तैयारी के सफर में इनमें से कौन सी रणनीति आपके लिए सबसे ज्यादा काम की साबित हो सकती है, या शायद आप पहले से ही कुछ ऐसा कर रहे हैं जो इस गाइड की बातों से मेल खाता हो? विचार कीजिएगा।